साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। दीक्षा भूमि का जैसे ही नाम लेते हैं तो ऐसे ही आंखों के सामने नागपुर की नाग नगरी सामने आ जाती है। तमाम लोग दीक्षा भूमि को लेकर यही सोचते हैं कि नागपुर की दीक्षा भूमि, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर एक और दीक्षा भूमि है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आपको हम यही कह रहे हैं कि एक और दीक्षा भूमि है। महाराष्ट्र के विदर्भ में ही चंद्रपुर जिला है और चंद्रपुर में भी एक दीक्षा भूमि है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सांची के आकार वाला, सांची के स्वरूप वाला जो गेट दिख रहा है, ये मेन गेट है दीक्षा भूमि का और ये चंद्रपुर में स्थित है। चंद्रपुर के मेन शहर में, मेन सिटी में ये है। और यहाँ पर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 16 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा दी थी। तो आइए आपको बताते हैं संपूर्ण जानकारी चंद्रपुर की दीक्षा भूमि को लेकर। नागपुर की भांति चंद्रपुर में भी दीक्षा भूमि और दीक्षा भूमि के बगल में डॉक्टर अम्बेडकर महाविद्यालय है। बता दें कि यहाँ पर आर्ट, साइंस और कॉमर्स इसकी पढ़ाई होती है। तो दीक्षा भूमि नागपुर में भी ऐसा ही है कि दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि के सटे हुए बगल में ही कॉलेज है। और ये दीक्षा भूमि यहाँ पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने कहा था कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा। प्रबुद्ध भारत के निर्माण का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने देखा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली थी। उसी के बाद चंद्रपुर से एक आवाज़ आई, चंद्रपुर के लोगों का भी ये कहना रहा कि बाबा साहब आप हमारे भी ज़िले में आए, हमारे भी शहर में आए और यहाँ पर भी हमारे लोगों को धम्म की दीक्षा दे। तो इसलिए फिर बाबा साहब इन्होंने 14 अक्टूबर के बाद, एक दिन के बाद ही 16 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में चंद्रपुर की दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ, लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर भी दीक्षा विधि हुई, यहाँ पर भी धर्मांतरण विधि हुई। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, कैसी दीक्षा भूमि है, किस प्रकार से इसकी बनावट है और भी कुछ इतिहास की जानकारी मिल पाती है तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। बता दें कि चंद्रपुर जो है वो मूवमेंट का एक स्थल रहा है। यहाँ पर भी जो परिवर्तनवादी मूवमेंट है वो चलती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को लगता था कि मेरे बाद इस मिशन मूवमेंट को कौन आगे बढ़ाएगा, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो या धार्मिक आंदोलन हो। तो बाबा साहब को लगा कि मैं अकेला जब विदेश से पढ़कर आया तो मैं इतना कुछ कर पाया। तो बाबा साहब का मानना था कि मेरे जैसे और भी ज़्यादा लोग विदेश से पढ़कर आते हैं तो वो इस देश के अंदर बखूबी काम कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक आंदोलन का हो या राजनीतिक या धार्मिक। तो ऐसे में बाबा साहब इन्होंने 16 लोगों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा। हिंदुओं के लिए अंग्रेज सरकार ने जो बजट दिया था तो बनारस हिंदू काशी विश्वविद्यालय बना, मुस्लिमों के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। बाबा साहब को जब पूछा गया तो बाबा साहब ने कहा कि हमारे कुछ बच्चों को आप विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करें। तो ऐसे में बाबा साहब के कहने पर 16 लोग विदेश में जाते हैं, लेकिन 16 लोग जो जाते हैं उसमें बाबा साहब जिन्हें भेजते हैं तो बाबा साहब को जो उम्मीदें रहती है 16 लोगों से कि वो वहाँ से पढ़ लिख कर वापस आएंगे और फिर देश के अंदर जो है लोगों के लिए काम करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग भारत में वापस आते हैं, एक राजा भाऊ खोब्रागड़े, बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े और एक KR नारायण। ये दोनों शख्स को आप जानते होंगे। राजा भाऊ खोब्रागड़े को आप नहीं जानते होंगे तो बता दें कि जो बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े हैं वो चंद्रपुर निवासी थे और उन्हें बाबा साहब ने विदेश में पढ़ने भेजा। उन 16 लोगों में से एक रहे और उनके ही कहने पर बाबा साहब यहाँ पर आए और काफ़ी तकलीफ़ों के बाद बाबा साहब की तबीयत भी सही नहीं थी। 14 अक्टूबर का बहुत बड़ा प्रोग्राम नागपुर में हो चुका था, लेकिन राजा भाऊ खोब्रागड़े इन्होंने बाबा साहब से विनती की और उनको कहा कि आप कृपया हमारे चंद्रपुर आइए और यहाँ पर भी जो लोग हैं उन्हें दीक्षित कीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिनसे उम्मीदें लगाए रहे थे 16 लोगों से, वो 16 लोगों में से तो कोई आया नहीं। जो आए उनमें से एक राजा भैया खोब्रागड़े हैं। तो उनकी ही ये कह सकते हैं कि उनके ही प्रयास से आज दीक्षा भूमि जैसी इमारत यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी कुछ काम जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन
लेकिन दीक्षा भूमि होना ये हमेशा ही तमाम बहुजनों के लिए प्रेरणा का स्थल है, प्रेरणा का केंद्र है। और आपको हम लेकर चल रहे हैं, ये मुख्य जो हॉल है दीक्षा भूमि का, और देखिए तो काफ़ी खूबसूरत जो तरीके से तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका स्टैचू है। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध को स्वागत मुद्रा में यहाँ पर आपको हाथी नजर आएंगे। तो आइए देखिए, इस प्रकार से एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चंद्रपुर की दीक्षा भूमि का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर लाखों लोग अभी भी आते हैं। हर साल 16 अक्टूबर को जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना धर्म क्रांति दिन मनाते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाते हैं। करोड़ों रुपए की यहाँ पर किताबों की खरीदी और बिक्री होती है। दीक्षा भूमि नागपुर के बाद जो दूसरा ये कह सकते दूसरा रिकॉर्ड जो है किताबों के खरीदी बिक्री का, वो यहाँ पर होता है। और लोग जो है वो हमेशा इस जगह पर दीक्षा भूमि को मिलने हुए आते हैं। तो और भी आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो देखिए ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी दीक्षा भूमि नागपुर। तो यहाँ पर इस सोसाइटी के माध्यम से जो है वो कॉलेज चल रहा है और उसी के अंतर्गत ये दीक्षा भूमि का सारा कामकाज हो रहा है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दीक्षा भूमि का जब नाम लेते हैं तो 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दीक्षा देते समय कुछ विधि बताई, कुछ प्रोसेस बताई। तो एक प्रोसेस ऐसी रही कि त्रिशरण पंचशील यह ग्रहण कर ले और उसके बाद 22 प्रतिज्ञाओं का ग्रहण। बाबा साहब इन्होंने बुद्धिज़्म को थोड़ा अपडेट किया, क्योंकि इस देश का जो बहुजन समाज था, जो बुद्धिस्ट हो रहा था, उस पर हिंदू धर्म का बहुत मानसिक तनाव रहा, मानसिक ये कह सकते हैं कि पड़ाव रहा। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बाबा साहब को लगा कि इनको ये कैसे निकल पाएंगे, तो इसलिए उन्हें कुछ नियम बना कर दिए। उसे उन्हें 22 प्रतिज्ञाएँ कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें मैं देव नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी उपासना करूंगा। उसी प्रकार से रामकृष्ण को लेकर कहा है, गौरी गणपति को लेकर कहा है। तो ये तमाम आज 22 प्रतिज्ञा को लेकर संपूर्ण देश में बवाल भी हो रहा है। हिंदुओं का कहना है कि हमारी भावना दुख को दर्द हो रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लेकिन ये जो ये उस समय जो दी गई थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि जो बहुजन समाज है, जिसे आज भी जिस हिंदू धर्म ने, जिस ब्राह्मणी धर्म ने, जिस वर्ण व्यवस्था ने, जिस जाति व्यवस्था ने इंसान नहीं समझा, या उसे गुलाम कहा, या उसे उसके मूलभूत अधिकार तक नहीं दिए, बावजूद इसके कुछ उन लोगों को लगता है, मतलब हिंदुओं को लगता है, सवर्णों को लगता है कि हमने हिंदू धर्म का ही पालन करना चाहिए, हमने शूद्र ही रहना चाहिए, हमने अतिशूद्र ही रहना चाहिए। तो इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो है काफ़ी देश के अंदर उठापटक चल रही है और 22 प्रतिज्ञाओं पर बवाल चल रहा है। और लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपनी बात को समझ रहे हैं। उनका मानना है कि बाबा साहब ने उन्हें जो 22 प्रतिज्ञा दी है वो बखूबी जो है महत्वपूर्ण 22 प्रतिज्ञा है, और यही हम इस देश के बहुजन समाज के लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जिस प्रकार नागपुर में धम्म क्रांति हुई, चंद्रपुर में हुई, और यहाँ पर भी और भी कुछ शहर है जैसे कि वर्षा, तो यहाँ पर धम्म क्रांतियाँ हुई। तो बाबा साहब ने एक और स्लोगन दिया था, कहा कि दरेका ने दरेकाला दीक्षा देना चाहिए। एक व्यक्ति जब दीक्षित होता है तो वो दूसरे व्यक्ति को दीक्षा दे सकता है। तो बाबा साहब को लग रहा था कि ऐसे से काम जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो धम्म क्रांति का जो कारवा था, बाबा साहब की तबीयत उन्हें साथ नहीं दे पाई, और इसीलिए बाबा साहब ज़्यादा समय तक नहीं हमारे बीच रह सके, और ये जो कारवा है ये कह सकते हैं कि ये थम सा गया। आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जो सपना था वो भारत बौद्धमय करने का था, प्रबुद्ध भारत करने का था, जाति विहीन समाज की बात वो करते थे, साथ ही इस देश की शासन करती कौम बनने की बात करते थे। और इन तमाम चीज़ों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि जब तक इस रूढ़िवादी और जातिवादी हिंदू धर्म से बाहर नहीं आएगा बहुजन समाज, तब तक इनकी तरक्की नहीं हो सकती, तब तक देश के अंदर प्रबुद्ध भारत का निर्माण नहीं हो सकता, जातियाँ खत्म नहीं हो सकती, और ना ही इस देश के अंदर जाति के घृणा की वजह से लोकतंत्र में शासन करती कौम बन सकते हैं। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना रहा वो आज भी अधूरा है, ऐसा कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी तो नारा भी लगाती है कि बीएसपी उनका सपना पूरा करेंगे। तो इस प्रकार की बातें आज की तारीख में
बहुजन समाज के अंदर दिखाई दे रही हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य रहा, उस उद्देश्य में कहीं न कहीं ये जो दीक्षा भूमि है और या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि है, ये कहीं न कहीं हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करती है, हमें इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कि बाबा साहब के कारवां को हम आगे बढ़ाएँ और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा बनें। इस संदर्भ में आपका क्या ख़्याल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।